अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एम्फीज़ीमा के बारे में, जो COPD का एक वेरिएंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। वैसे इसे पिंक पफर्स भी बोलते हैं, लेकिन ये अब काफ़ी पुराना नाम हो गया जो पिंक पफर्स है। अब जो है इसको पिंक पफर्स इतना यूज़ नहीं करते लोग। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन जो है कि इसमें परमानेंट डायलेशन हो जाती है एयरवे की डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इसकी अब देखते हैं कि पैथोजेनेसिस में इसकी किस तरह टर्मिनल ब्रोंक्यूल की परमानेंट डायलेशन होती है। तो सबसे पहले तो जो इसका रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है और साथ में अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहले हम स्मोकिंग का देखते हैं। स्मोकिंग इसका मेजर रिस्क फैक्टर है। तो इसमें स्मोकिंग अगर किसी को एम्फीज़ीमा होना है तो उसके लिए उसे 20 साल सिगरेट पीनी पड़ेगी और 20 पैक ईयर्स। और एक पैक ईयर जो होता है, अगर एक बंदा एक डब्बी दिन की पीता है और 365 दिन पीता रहता है, मतलब पूरा साल पीता है, और इसी तरह वो 20 साल तक करता है, तो वो ये 20 पैक ईयर होंगे मतलब। तो क्या होगा, एक बंदा अगर सिगरेट पीता है, स्मोकिंग या उसके कंटेंट जब आएंगे हमारे एयरवेज़ के अंदर, तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन होगी हमारे एयरवे के अंदर, और उससे क्या होगा, वाइट ब्लड सेल एक रिलीज़ करेंगे, एक ग्रेन्यूल्स, जो वाइट ब्लड सेल के ग्रेन्यूल्स हैं वो रिलीज़ करेंगे इलास्टेज को। और जो ये हमारा वाइट ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर इलास्टेज भी ये प्रोड्यूस करते हैं और साथ में इलास्टेज भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि इलास्टेज ज़्यादा पैदा करेंगे एंटी इलास्टेज से। जब इलास्टेज ज़्यादा होगा तो ये फिर डैमेज कर देगा हमारे इलास्टिक टिश्यू को, जो लंग्स के अंदर इलास्टिक टिश्यूज़ होंगे उनको डैमेज कर देगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, परमानेंट डायलेशन हो जाएगी एल्वोलाई की और एल्वोलर डक्ट पे। इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन होती है और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में यही आते हैं एल्वोलर डक्ट और एल्वोलाई, तो उसकी परमानेंट डायलेशन हो जाएगी और उसे हम एम्फीज़ीमा बोलते हैं। तो ये है एल्वोलर डक्ट और ये एल्वोलाई हैं, और ये मतलब इनको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं क्योंकि इधर गैसेस एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद आ जाता है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अब अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है इसको हम बोलते हैं एंटी इलास्टेज, भी इसी को बोलते हैं, इसका दूसरा नेम है एंटी इलास्टेज। जब इसकी एंटी इलास्टेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसमें भी इलास्टेज बढ़ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कंजेनिटल होता है, मतलब बच्चों को अगर एम्फीज़ीमा होगा तो उसमें अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी, इसमें भी इलास्टेज बढ़ जाएगा, एंटी इलास्टेज कम हो जाएगा, इसमें भी वही सेम काम होगा। तो ये लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं इलास्टिक टिश्यू उनको डैमेज करेगा, और साथ में ये लीवर के भी जो इलास्टिक टिश्यूज़ हैं, क्योंकि लीवर भी एक इलास्टिक ऑर्गन है, तो उसके भी लीवर डिसफंक्शन भी होगा और साथ में एम्फीज़ीमा भी होगा अगर बच्चों में होगा तो। फिर हम देखते हैं इसके टाइप्स। और वैसे एक और क्वेश्चन भी है कि जो एम्फीज़ीमा है ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ क्यों है। ये इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर जो एल्वोलर कोलैप्स होता है, ये वाला है, ये कोलैप्स हो जाता है, और जब हम सांस ले रहे होते हैं, मतलब सांस हम बाहर निकालते हैं, तो उस टाइम ये कोलैप्स हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एयर जो होती है इधर इंट्रैप्टमेंट हो जाती है, इसीलिए इसे जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि इधर एक्चुअली देखा जाए तो डायलेशन हो रही है एल्वोलाई की। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स। अब इसकी जो टाइप्स हैं उसमें जो इसकी मेन टाइप है, पहली सेंट्रिसिनार है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोक्सिमल जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं सिर्फ वही डैमेज होती हैं और उसकी काज स्मोकिंग होती है। उसके बाद देखा जाए तो है पेनिसिनार। पेनिसिनार में क्या होगा कि प्रोक्सिमल और डिस्टल मतलब ये दोनों जो हैं हमारे पास ट्यूब्यूल्स ब्रोंक्यूल तो वो टोटली डैमेज होंगी, और ये अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से होगा। उसके बाद आ जाता है डिस्टल एसिनार। इसमें सिर्फ डिस्टल पार्ट जो है वो अफेक्टेड होता है, लेकिन ये कोई ट्रू फॉर्म नहीं है, इसकी ट्रू टाइप नहीं है एम्फीज़ीमा की, तो इसकी लंग फाइब्रोसिस भी वजह हो सकती है। उसके बाद इरेगुलर, इसमें क्या होगा कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से, जैसे टीबी हो गया, तो उसकी वजह से ये टाइप आएगी। लेकिन इसमें मेन जो है पेनिसिनार है और सेंट्रिसिनार है, डिस्टल और इरेगुलर इतनी कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स। क्लिनिकल फ़ीचर्स में क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो मतलब साइनोज नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ओपन एक्सेसरी मसल जो है वो यूज़ कर होगा। ये इसका डायग्नोस्टिक फ़ीचर भी है एम्फीज़ीमा का कि एक्सेसरी मसल जो है वो यूज़ कर होगा। एक्सेसरी मसल में एक्सटर्नोग्लिडोमेस्टाइड है, ट्रेपीजियस और सक्लीनी। ये इंस्पायरेशन पे वो पेशेंट यूज़ कर रहा होगा, और एक्सपायरेशन पे लेटिसमस डोर्सी और एब्डोमिनस मसल है, तो ये एक्सेसरी मसल आ गया। उसके बाद ये है कि इसमें जो पेशेंट आएंगे वो तो स्मोकर होंगे, दूसरा लेट 40s या अर्ली 50s के एज होगी उनकी, मतलब पेशेंट होंगे। उसके बाद जो इसमें डिस्निया होगा, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी,
कफ होगी वो माइल्ड होगी। ऑन एग्जामिनेशन पे हमें थीन लीन पेशेंट मिलेगा। उसके बाद जो है जब एग्जामिनेशन हम करेंगे तो बैरल शेप चेस्ट मिलेगी। इसमें बैरल शेप चेस्ट में क्या होता है कि जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है चेस्ट का वो ज़्यादा होगा ट्रांसवर्स डायमीटर से। नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से। तो उस कंडीशन पे हमें वीज़ वगैरह नहीं मिलेगी इसके अंदर। अब हम पे कराएंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन में मेन क्या है, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे में जो है इधर हाइपर इन्फ्लेटेड हमें लंग्स मिलेंगे। और इसमें हाइपर नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, नर्व इन्फ्लेशन जो होती है लंग्स की वो 6 रिब तक होती है। और जो हाइपर इन्फ्लेटेड होंगे तो फिर ये आपको 7, 8, 9 रिब तक भी आपको ये नज़र आएंगे हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। उसके बाद जो इसके अंदर हमें हार्ट मिलेगा, ट्यूबुलर हार्ट होगा। CBC कराएंगे, नॉर्मल HP होगा। इसमें EBGs करेंगे तो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो दोनों में एम्फीजीमा हो जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो दोनों में कम ही मिलेगा। और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें नॉर्मल मिलेगा और ये टाइप 1 रिस्पिरेटरी फेलियर है। उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट। फर्स्ट ट्रीटमेंट इसमें ये है कि लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है जो ये लोग होते हैं, क्योंकि मसला भी इसी चीज़ का होता है। उसके बाद हम जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और फोर्स वाइटल कैपेसिटी से करते हैं, FEV1 और FEC के हिसाब से। तो नॉर्मल ये 80 होता है, 80% होता है। अगर 80 से कम आएगा तो फिर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। वो 80 से 50 तक अगर आता है तो उसमें प्रोट्रोपियम जो है ब्रोंकोडायलेटर्स ये हम यूज़ करते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, मतलब अगर ये इतने तक हो FEV और FEC। अगर FEV और FEC जो है अगर ये 50 से 30% तक आ जाए तो फिर प्रोट्रोपियम और साथ में लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। और अगर तीसरे स्टेप पे ये है कि अगर ये 30% से भी कम आ जाए तो फिर इसमें हम इप्राट्रोपियम भी देते हैं और स्टीरॉइड्स भी देते हैं, थियोफिलिन भी देते हैं और साथ में लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट भी देते हैं। तो ये इसका एम्फीजीमा का रिव्यू है।